दोस्तों इस वीडियो में हम मनक्सिया कोटेड मेटल लिमिटेड के बारे में बात करने वाले हैं। मनक्सिया कोटेड मेटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड और सेकंड कंपनी है मनक्सिया स्टील्स लिमिटेड। ये दो अलग अलग कंपनीज है जो दोनों ही स्टील और मेटल के अंदर डील करती है। स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो आपको एक स्टील की न्यूज़ में बताता चलूँ। टेलीग्राम पर अगर आप ज्वाइंट हो तो आपने देखा ही होगा, टेलीग्राम पर मैंने एक न्यूज़ शेयर की थी। ऑफिशियल चैनल है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके अंदर ये आज ही के दिन एक अपडेट आई है कि एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है वो स्टील के अंदर कम कर दी जाएगी, जो एक पॉजिटिव न्यूज़ है। पर साथ ही साथ एक और एक न्यूज़ है कि आयरन ओर पर जो टैक्स है वो इंक्रीज कर दिया जाएगा। इट इज़ वन एंड द सेम। 3 साल पहले इसके अंदर टैक्स लगाया गया था स्टील के एक्सपोर्ट के अंदर, जिसकी वजह से पिछले 3 सालों में स्टील कंपनीज को भारी भरकम लॉस का सामना करना पड़ा है, बिकॉज उनके एक्सपोर्ट्स कम हो चुके हैं। बिकॉज अगर एक्सपोर्ट्स के अंदर ज़्यादा टैक्स लग रहे हैं, लोग इम्पोर्ट जो इम्पोर्ट था वो इंक्रीज हो गया एंड एक्सपोर्ट कांस्टेंट रहा, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट से जो रेवेन्यू आने वाला था वो कम होता गया। बट स्टिल आपने स्टॉक मार्केट में ग्रोथ देखी स्टील कंपनीज की किस तरह से एक एक्सपोनेंशियल लेवल पर गई है। उसी वजह से अभी स्टील के अंदर और मेटल्स के अंदर टू बी स्पेसिफिक एक डाउन ग्रेड आता हुआ आपको देखने मिल सकता है। सबसे पहले तो हम न्यूज़ को डिकोड करते हैं एंड देन हम इसके एनालिसिस के अंदर जाएंगे। सबसे पहले तो आपको ये तय करना है कि आप एक इन्वेस्टर हो या फिर आप एक स्विंग ट्रेडर हो। अगर आप मनक्सिया कोटेड लिमिटेड के अंदर एक इन्वेस्टर हो तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट जिसने स्विंग ट्रेडिंग के लिए इसके अंदर हाथ डाला था उसके हाथ तो डेफिनेटली जल चुके हैं। पिछले 6 महीने में जब भी डाला था वो जले हुए ही हैं एंड अभी फिलहाल बहुत अच्छा खासा लॉस दिख रहा होगा। मार्केट भी डाउन है और स्टिल इसके अंदर आपको लॉस देखने मिल रहा है। पिछले 1 साल का पैटर्न भी देखे ना, तो जब मार्केट एक नॉर्मल फेज से डाउन साइड के तरफ आ रहा था तब भी इसके अंदर एक कांस्टेंट व्यू था। बट अचानक से इसके अंदर एक पंप अप आया एंड उसके बाद से जिस लोगों ने इसको 60 के लेवल 50 के लेवल से अक्यूमुलेट किया, उस लेवल से ये अचानक से नीचे आया और अभी भी ये नीचे ही चल रहा है। लोगों को अभी जानना है कि ये पुराने वाले लेवल्स पर आ चुका है। अभी क्या ये और नीचे जाएगा या फिर ये थोड़ा थोड़ा कर कर बढ़ेगा या फिर ये कांस्टेंट रहेगा, तो उसके हिसाब से हम इसको सेल और बाय और ट्रेड करने का प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर ट्रेड करना विल नॉट बी रिकमेंडेबल। बट इसके अंदर लॉन्ग जाना है या इसे बेच कर निकल जाना है वो हम जानेंगे। सबसे पहले तो आप एक बार ये न्यूज़ देख लीजिए। एक्सपोर्ट ड्यूटी स्टील के अंदर कम हो चुकी है। 3 साल पहले स्टील के अंदर जो स्टील की कंपनीज थी, जो स्टील एक्सपोर्ट होता था इंडिया से, उसके अंदर जो टैक्स था वो गवर्नमेंट ने बढ़ा दी थी ताकि लोग एक्सपोर्ट के अंदर वो पैसा कमा सके। बिकॉज बाकी सारी कंट्रीज़ को इंडिया का अंदर मतलब इंडिया के अंदर एनएमडीसी जैसी कंपनीज है जो बहुत सस्ते भाव में स्टील और जो आयरन ओर है और आयरन के प्रोडक्ट्स जो भी मेटल्स है वो बहुत सस्ते दाम में बेचती है। इसकी वजह से जो एक्सपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट ने लगाई उसके ऊपर गवर्नमेंट को फ़ायदा हुआ। ये बात ठीक हो गई। अब सेकेंडली ये 3 साल से जब हुआ तब जाकर क्या हुआ, इंपोर्ट बढ़ गया एंड एक्सपोर्ट कांस्टेंट रहा। अब जब एक्सपोर्ट कांस्टेंट है तब आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है कि जो स्टील कंपनीज को फ़ायदा होना चाहिए था, जो स्टील कंपनीज को और मेटल कंपनीज को टू बी स्पेसिफिक जो फ़ायदा होना चाहिए था, एक्सपेक्टेड गेन्स वो नहीं हो पाया है और वो कम हो चुका है। बिकॉज अगर इतना ज़्यादा टैक्स है तो इससे अच्छा इंडिया के अंदर ही बेचो, इंडिया के अंदर बनाकर इंडिया में ही बेचो। बिकॉज अगर बाहर बेचेंगे तो टैक्स लगने की वजह से हमें और नुकसान होगा। ये मैंटालिटी हो गई थी। अब क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने बोला कि ओके एक्सपोर्ट को हमें बढ़ाना है, इम्पोर्ट को कम करना है। उसकी वजह से ये इन्फ्लेशन जब आता है तभी ये सारे मेजर्स लिए जाते हैं। इम्पोर्ट को कम करना है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। उसकी वजह से इन्होंने बोला कि भाई हमें ना एक्सपोर्ट ड्यूटी कम कर देंगे। लेकिन हियर इज अ कैच इन द वेरी नेक्स्ट लाइन कि जो आयरन ओर का प्रोडक्शन है उसके अंदर ये लोग टैक्स बढ़ा देंगे। अब क्या होता है गाइज, कुछ भी चीज़, कुछ भी मेटल, कोई भी मेटल, स्टील ले लो, कुछ भी ले लो, वो बनता है आयरन ओर से। वो उसका रॉ मटेरियल आयरन ओर होता है। अब आयरन ओर को लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, उससे फिर बाद में स्टील बनता है, फिर आयरन के प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले तो ये स्टील प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ, प्रोडक्ट बना एंड फिर बाद में टैक्स है ना, गवर्नमेंट ने एकदम फर्स्ट फेज पे टैक्स लगा दिया। जो यहाँ पर एक फाइनल प्रोडक्ट जब वो बनकर आएगा तब वो पता ही नहीं चलेगा वो टैक्स के बारे में। प्राइजेस तो उतनी ही रहेगी बट जो टैक्स एक्चुअली दिख रहा है वो कम हो जाएगा। पहले से ही वो टैक्स होकर आएगा हर एक कंपनी को। तो पहले क्या होता था गाइस, यहाँ पर खाली जो लॉस जो कंपनीज का मेजर रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता था
बस उन्हें ही लॉस होता था। अब क्या हो रहा है, स्टार्टिंग से सारी कंपनीज को लॉस होगा, बिकॉज इतना मेन बेबी प्रोडक्ट पर ही तो यहाँ पर टैक्स लगा दिया गया है। अब मैं अगर आपको बताता चलूँ, आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट इंडियन एक्सट्रैक्टर ऑफ आयरन ओर इज एनएमडीसी। सो गाइस अगर आप देखो तो एनएमडीसी के अंदर जो कंपनी है उसको थोड़ा सा नुकसान होगा, बट वो गवर्नमेंट कंपनी है, एंड सेकेंडली वो कितने भी सस्ते रेट पे थे, बेस्ट कंपनी है गाइस, लेकिन उसके अंदर आपको पता ही है गवर्नमेंट कंपनी पीएसयू स्टॉक और वो कैसा चलता है। सो उसके अंदर हम ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करते नहीं है। सेकेंडली अगर हम बात करें आयरन ओर के ऊपर टैक्स लगाया ना, यहाँ पर वेदांता है, लेकिन वेदांता तो लार्जेस्ट माइनर ऑफ जिंक है, तो उसके ऊपर तो टैक्स लगेगा नहीं। तो वेदांता को आप ये जिंक के ऊपर ही आ गया। सो हम अभी बात करें आयरन ओर और स्टील। सो आयरन ओर और स्टील की जो ये न्यूज़ है ये वेदांता तक नहीं जाएगी। ये वेदांता जो है ये जिंक का लार्जेस्ट माइनर है। अब माइनिंग पर अगर आप यहाँ पर देखो तो लीव ऑन आयरन ओर मे बी इंक्रीज, सो ऑन आयरन ओर। अब ये सुनकर कई सारे लोग हैं ना वेदांता को शॉर्ट करने लग जाएंगे, और अगर वेदांता गिरता है, आपको पता है कि वेदांता के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज वेदांत वो न्यूज़ तो आयन ओर की है और वेदांता का और आयन ओर का कोई भी कनेक्शन नहीं है। सेकेंडली हिंदुस्तान जिंक नाम से ही पता चलता है जिंक का ही एक्सट्रैक्टर है। फिर थर्डली अगर आप देखो भारत एल्यूमिनियम कंपनी ये एल्यूमिनियम की है। फिर नालको ये भी आपको एल्यूमिनियम की देखने मिलती है। सो ये सारी कंपनीज आयन ओर से इनडायरेक्टली रिलेटेड है, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट इनके बिजनेस पे नहीं पड़ेगा। सो आप अगर देख कर चलिए तो पूरे स्टील सेक्टर मेटल सेक्टर के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट किसी पर भी नहीं पड़ेगा ये न्यूज़ का। आप अगर खाली देख के चलिए, अगर ज़्यादा पैनिक होकर एक अपसाइड आ जाती है तो आप समझ सकते हो कि डाउनसाइड वापस रिट्रेसमेंट आएगा ही। न्यूज़ एकदम नॉर्मल है। जो पहले टैक्स होते थे वही अभी टैक्स होंगे। सो अगर जनरल स्टॉक जा रहा है कोई भी स्टील सेक्टर का, अगर स्टॉक जनरल जा रहा है और ऊपर अचानक से चले जाए तो आप समझ लीजिए कि ये बस इसको पंप अप किया गया, वापस नीचे आएगा। और अगर अचानक से पैनिक सेलिंग होती है तो आप समझ लीजिए कि वापस ही अपने लेवल पर आएगा, बिकॉज कोई बैड न्यूज़ है ही नहीं और गुड न्यूज़ है ही नहीं, इनडायरेक्टली सेम टैक्स ही होगा। अब अगर हम हमारे स्टॉक के बारे में बात करें तो ये स्पेसिफिकली बेस्ड है मेटल। ओके, अगर हम हमारे स्टॉक के बारे में बात करें तो कोटेड मेटल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब अगर आप इसका स्पेसिफिक बिजनेस देखोगे तो आपको बिजनेस के अंदर क्या पता चलेगा, ये मनक्सिया एक पूरा ग्रुप है, और जैसे टाटा ग्रुप है और टाटा ग्रुप के अंदर बहुत सारी कंपनीज है, वैसे ही मनक्सिया ग्रुप की एक छोटी सी सब्सिडरी कंपनी है मनक्सिया कोटेड एंड मेटल लिमिटेड, और सेकंड कंपनी है मनक्सिया स्टील्स लिमिटेड। हम बात कर रहे हैं मनक्सिया कोटेड लिमिटेड की। अब जो भी स्टील का कारोबार है वो सब ये मनक्सिया स्टील संभालेगी। बाकी जो कोटेड मेटल्स का कारोबार है, मतलब ये मेटल बनाती नहीं है, ये मेटल को लेती है, बाय करती है और उसके ऊपर कोटिंग करती है पेंट की और अट्रैक्टिव लेयर्स की, और जिससे वो मेटल तो रस्ट होने से बचता ही है, और मेटल की जो वारंटी है वो बढ़ जाती है, लाइफ है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो मेटल एक और उभर कर आता है। और ये बाय करती है किससे, मनक्सिया स्टील से, जो एक्सट्रैक्टर है स्टील की। सो गाइज इसको जो इनपुट है वो इनपुट सस्ते में मिल जाता है, इसीलिए इसका बिजनेस एक बहुत तगड़े लेवल पर चल रहा था। आपको अभी रिसेंटली क्वार्टर का अगर आप इसका एक पीएनएल का सेल्स देखोगे, सो अचानक से सेल्स के अंदर दुगनी ग्रोथ आई है। मतलब अगर आप ईयर ऑन ईयर पीएनएल चेक करोगे 2022 के अंदर जब कोविड खत्म हो गया, तो आप अगर इसका जो सेल्स है वो सेल्स देखोगे तो डेफिनेटली आपको 1100 करोड़ का इसके अंदर सेलिंग होते हुए देखने मिली है, जो एक आराम से बहुत अच्छी बात हो जाती है। सो गाइज आपको बस कंफ्यूज नहीं होना है कि मनक्सिया स्टील है या मनक्सिया कोटेड मेटल्स है। और जो आपको वो न्यूज़ आई है स्टील सेक्टर और आयरन ओर सेक्टर की, उससे इस कंपनी का कोई भी न्यूज़ बेस्ड स्टॉक के अंदर मूवमेंट नहीं हो सकता, बिकॉज कोई रिलेशन ही नहीं है। और थर्डली अगर हम स्पेसिफिकली फ्रॉम एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू इस कंपनी के ऊपर नज़र डालें, सो मनक्सिया कोटेड एंड मेटल्स लिमिटेड के अंदर आपको दिख रहा है कि ये एक वैल्यू एडेड सेकेंडरी मेटल प्रोडक्ट्स को बनाती है। अब ये गैल्वेनाइज्ड कॉरगेट शीट्स, सॉरी अगर नाम गलत प्रोनाउंस किया हो, सो ये शीट्स को बना दिए। इसके अंदर सबसे बेस्ट टॉप लेवल पर कौन है, आपको डेफिनेटली JSW स्टील देखने मिलता है, सेकेंडली टाटा स्टील देखने मिलता है, एंड थर्ड एंड फोर्थ लेवल के बाद फिफ्थ लेवल पर आपको ये मनक्सिया कोटेड मेटल्स लिमिटेड आती हुई देखने मिलती है, स्टैंड होती हुई देखने मिलती है। सो इस तरह का इसका कस्टमर बेस है। बट जिस तरह से इसके अंदर पंप एंड डंप होता है, आप देख सकते हो सीधा इसके अंदर वॉल्यूम आई, पंप हुआ, डंप हो गया, बिकॉज 100 करोड़ की कंपनी है गाइस, इससे और कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते।
बट स्टिल अगर आपको लॉन्ग टर्म लेवल पर इसको लेना है तो आपको मैक्स चार्ट पर लाइक 1 ईयर के चार्ट पर आना है। 1 ईयर के चार्ट पर आने के बाद 50 डे मूविंग एवरेज लगाना है, और 50 डे मूविंग एवरेज के बाद जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट आता है तब जाकर आप इसके अंदर बाय कर सकते हो और इसको एक बड़े लेवल पर एक्यूमुलेट कर सकते हो। और ब्रेकआउट ऐसा सीधा नहीं आना चाहिए, मतलब आप देख रहे हो यहाँ पर ये कैसा सीधा ब्रेकआउट आया था, सीधा ऐसा ब्रेकआउट नहीं आना चाहिए। अगर ये देखिए, ये जैसे अपने लेवल के पास थोड़ा देर ट्रेड करने के बाद अगर ब्रेकआउट आएगा, डेफिनेटली आप इसको बाय कर सकते हो, लॉन्ग जा सकते हो। वरना अगर अभी जो लोग इसके अंदर करंटली बैठे हुए, माहौल तो इसका बेरिश ही लग रहा है, वापस गिरने की उम्मीद है। बिकॉज ऑलरेडी अगर आप देखो वॉल्यूम्स के अंदर आपको कमी होते हुए देखने मिल रही है, रेगुलरली वॉल्यूम्स डिक्रीज होते हुए देखने मिल रहे हैं। तो जब तक ऐसी कोई पॉजिटिव साइन नहीं आती है कि भाई इन्होंने रिजल्ट आउटस्टैंडिंग पेश कर दिया या फिर इनको कोई अच्छी डील मिल गई, तब तक तो इसके अंदर कोई अपसाइड की एक कोई आप नई एक अनुमान लगा सकते। अगर आप इसके प्रोडक्ट्स के बारे में भी बात करो तो आपको एक क्विक रिव्यू दे देता हूँ। गैल्वेनाइज स्टील, मतलब वो जो स्टील मेटल है उसको कोटिंग करता है ये। फिर सेकेंडली एल्यूमिनियम का इनका बिजनेस है, जो अगेन स्टील सेक्टर की जो न्यूज़ आई है उसके ऊपर कुछ भी बेस्ड नहीं है। सर्कुलर प्रोफाइल, टिल्टेड रूफ प्रोफाइल, प्लेन शीट, ये सारे इनके बिजनेसेस है। और अगर हम बात करें यूरेनियम, लाइक इनका मेन प्रोडक्ट यूरेनियम ब्लू पाउडर है, जो इनके पाउडर के सेगमेंट के अंदर अगर आप देखो तो एक अच्छा नाम है। 3 कंपनीज है इनके अंडर, कलर स्ट्रॉन्ग और जिंगाल्वो और सिंघम जीसी स्टील शीट्स। तो ये 3 कंपनीज में से आपने किसी न किसी का नाम सुना होगा, मैंने तो नहीं सुना है, बट स्टिल एक जनरल कंपनी के हिसाब से ये जनरल मार्केट के अंदर एक अपना स्टैंड और अपना एक गुडविल रखती है। नाइजेरिया, चाइना, इंडिया, फ्रांस, पोलैंड, स्पेन, इटली, हेल और लालविया, फिर रशिया, फिर ईरान, इंडिया, यूएई, ये सारी, ग्रीस, ये सारी जो कंट्रीज़ है इसके अंदर ये अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है। और प्रोडक्ट्स मैंने आपको 3 बता ही दिए, गैल्वेनाइज्ड स्टील शीट्स और यूरेनियम ब्लू पाउडर और मस्किटो रिपेलेंट कॉइल्स। मस्किटो रिपेलेंट कॉइल्स आपने देखा होगा, वो ऐसी एक गोल गोल कॉइल आती है जो लाइक इधर से जला दो तो पूरी जलना चालू हो जाती है। सो वो कॉइल्स भी यही कंपनी बनाती है। गाइस, अगर आप कंपनी को छोड़कर इसके थोड़े से टेक्निकल्स पर नज़र डालो तो आपको पता चलेगा कि इसके जो RSI है वो जनरल है, मिड रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। मनी फ्लो भी इसके अंदर 60 है, जो एक जनरल सा व्यू बताता है। इसके अंदर ना तो पॉजिटिविटी को दर्शाता है, ना तो नेगेटिविटी को दर्शाता है। पिछले 1 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में और पिछले 2 क्वार्टर के अंदर भी आपको इसके अंदर खाली गिरावट आते हुए देखने मिल रही है। और जिसने 1 साल पहले बाय किया होगा वो 40% में बैठा होगा, बट स्टिल बहुत कम है 40%, बिकॉज इसके अंदर अचानक से एक पंप आया था। और वो पंप के अंदर आपको समझ आना चाहिए, इसके अंदर आपकी लर्निंग क्या है। अगर कोई भी स्टॉक एक जनरल से व्यू में ट्रेड कर रहा है और अचानक से ऐसा सीधा पंप आता है, तो फिर इसको लाइक थोड़ा सा रिटर्न लेके छोड़ दो, बिकॉज आपको पता है यहाँ से एक डाउनफॉल अगेन डेफिनेटली आएगा। बिकॉज ये जनरल मूवमेंट स्टॉक का ऐसा नहीं रहता है। स्टॉक को अगर ऊपर जाना है तो ऐसा 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 करके ऊपर जाएगा, सीधा ऊपर नहीं जाएगा। अगर वो सीधा ऊपर जा रहा है तो वो एक गलत स्टॉक के हिस्से में आता है। सो गाइज, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। और सेकेंडली हाँ, इसके दिसंबर क्वार्टर के अंदर अचानक से एक FII की होल्डिंग बढ़ गई थी अराउंड कितना परसेंट, अगर आप देखो 0.19%, और फिर बाद में अगेन FIIs ने अपनी होल्डिंग को निकाल दिया। इसका कुछ मतलब है क्या? नहीं गाइज, कोई भी मतलब नहीं है। FIIs अपनी पोजीशन को बनाते निकालते रहते हैं, तो उससे हमें कुछ भी लेना देना है नहीं। बस इतना हम ये नहीं कह सकते कि FIIs ने पंप करके डंप कर दिया, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि FIIs ने अगर लाइक किया होता, वो आपको जनरल शो होता। वो अचानक से इसके अंदर जो वॉल्यूम